हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं विज्ञान की वर्कशीट नंबर 65 फॉर द क्लास 10th। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है जीव जनन कैसे करते हैं। तो आइए इस पर हम बात करते हैं। देखिए, यहाँ से किसी जीव को जीवित रहने के लिए जनन आवश्यक नहीं है। हम सभी जानते हैं जनन क्या होता है। जनन होता है अपने ही जैसे संतति को उत्पन्न करना, यानी कि अपनी संतान को उत्पन्न करना जनन कहलाता है। आप सब जानते हैं कि जीव जनन करते हैं, लेकिन क्या हमको जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए जनन करना आवश्यक है? बिल्कुल नहीं। हमको जीवित रहने के लिए जनन करना आवश्यक नहीं है, लेकिन यदि हम चाहते हैं हमारी अपनी खुद की स्पीशीज को आगे ले जाना, यानी कि हम जैसे मनुष्य, अगर हम मनुष्य की बात करें तो यदि हम चाहते हैं कि मनुष्य आगे भी पृथ्वी पर बने रहें, वो जीवन जीते रहें, तो उसके लिए आवश्यक होगा मनुष्य जनन करके अपनी संतानों को उत्पन्न करते रहें। वरना अगर सभी जीवों ने, सभी मनुष्यों ने जनन करना छोड़ दिया तो एक समय ऐसा आ जाएगा धरती पर कोई मनुष्य बचेगा ही नहीं। तो यदि हम चाहते हैं कि मनुष्य का अस्तित्व बना रहे तो उसके लिए हमको जनन करना होगा। ठीक है बेटा। देखिए, तो लेकिन किसी स्पीशीज को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए जनन अनिवार्य है। अगर कोई स्पीशीज चाहती है कि उसके जैसी या उसकी खुद की स्पीशीज बनी रहे धरती पर, तो उसको जनन करना होगा। चलिए, क्या जीव पूर्णतः अपनी प्रतिकृति का सृजन करते हैं? प्रतिकृति से हमारा मतलब है कॉपी। जीव जब जनन करते हैं, क्या वो सेम टू सेम अपनी जैसी प्रतिकृति बनाते हैं, कॉपी बनाते हैं? ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी। दो केसेस हैं, देखिए जानते हैं। जीव आकार एवं आकृति समान होने के कारण ही सदृश प्रतीत होते हैं। अब हम जीव हैं, मान लीजिए हम अपने पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं। हम क्यों पूछ रहे हैं कि क्या वो कॉपी ही बनाते हैं? क्योंकि हम काफ़ी हद तक अपने पेरेंट्स जैसे, यानी कि जो हमारे जनक हैं, जहाँ से हमारा जन्म हुआ है, उनके जैसे ही तो दिखते हैं। हमारे शरीर की आकृति, हमारा आकार सब उनके जैसा ही होता है। तो एक तरह से हम कॉपी ही हैं। लेकिन क्या पूर्णतः कॉपी हैं? इसकी बात हम करेंगे आगे चलकर। यदि शरीर के डिज़ाइन समान है तो इन डिज़ाइन के ब्लूप्रिंट समान होने चाहिए। इसके सबसे बुनियादी स्तर पर प्रजनन में शरीर के डिज़ाइन को ब्लूप्रिंट की प्रतियां बनाना शामिल होगा। यानी कि अगर शरीर के डिज़ाइन सेम है बेटा, तो देखिए कोई जीव कैसा है, उसके पास किस तरह के अंग हैं, कैसे शरीर के भाग हैं, क्या क्या आकार किस तरह का है, तो ये सारी चीज़ें अगर हम देख रहे हैं एक स्पीशीज़ में सेम बनी हुई है, यानी कि जो जीव है उसके अंदर कुछ तो ऐसा होगा ना जो इन सब चीज़ों के लिए उत्तरदायी है, जो उसको ये विशिष्ट लक्षण दे रहा है कि यही लक्षण होने ही चाहिए, ये लक्षण हैं जो उस जीव में हैं। तो उन सब चीज़ों का जो हमारा कलेक्शन है वो हमारा ब्लूप्रिंट कहलाता है। तो ब्लूप्रिंट की एक तरह से प्रतियां आगे जाती हैं और वो प्रतियां एक जीव से दूसरे जीव में आगे जाके हमको हमारे विशिष्ट लक्षण, आकार, आकृति ये सब प्रदान करते हैं। अब ये ब्लूप्रिंट हम जो बात कर रहे हैं, जो सारी इन्फॉर्मेशन कैरी कर रहा है कि कैसा शरीर होगा, कैसी आकृति होगी, कौन कौन से अंग होंगे, ये सारा उन चीज़ों का कलेक्शन ब्लूप्रिंट है। अब ये ब्लूप्रिंट रहता कहाँ है, आइए जानते हैं। देखिए, कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्र, गुणसूत्र आप पहले पढ़ चुके हैं, क्रोमोसोम्स, क्लास 8 में आपने थोड़ा सा इनके बारे में जाना होगा। तो ये वही क्रोमोसोम्स है, कुछ इस तरह का होता है। देखिए, ये हमारा क्रोमोसोम है। कहाँ है गुणसूत्र? डीएनए, यानी कि डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल, इसकी डेफिनेशन पूरा नाम आप ज़रूर याद रखेंगे, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि अणुओं में आनुवंशिक गुणों का संदेश होता है जो जनक से संतति पीढ़ी में जाता है। अब ये जो क्रोमोसोम्स हैं, ये क्रोमोसोम के पास जीन्स होते हैं, जीन्स होते हैं, और उन जीन्स में जैसे कि बेटा कोड होते हैं, यानी कि CAP का मतलब हम कैप समझते हैं, BAT का मतलब हम बैट समझते हैं। तो इसी तरह क्रोमोसोम्स पर भी जीन्स होते हैं। किस तरह होते हैं? ATCG।
ये 4 सिंबल्स कह सकते हैं आप, ये हमारे बेसिस होते हैं, एडिनोसिन, ट्रिप्सिन, साइटोसिन और ग्वानिन। ये 4 बेसिस होते हैं। ATCG ही कई तरह से लगे होते हैं, कभी वो ATC हो सकता है, फिर GTC हो सकता है, AAA हो सकता है। तो हर 3 बेस का कलेक्शन एक जीन कहलाता है। और देखो कितनी तरह से इनको लिखा जा सकता है, कई तरह से इनको लिखा जा सकता है। तो अगर AAA लिखा है तो उसका कुछ मतलब होगा, ATC लिखा है उसका कुछ अलग मतलब होगा। तो हर 3 बेस का कलेक्शन एक जीन बनाता है, ठीक है। और जीन्स के पास होते हैं विशिष्ट लक्षण, कि अगर ये वाला जीन है तो ये वाला लक्षण दर्शाएगा वो जीव, वो वाला जीन है तो उसके पास वैसा लक्षण होगा। तो ये सारा जीन कहाँ है? क्रोमोसोम में है, यानी कि क्रोमोसोम ही वो चीज़ है जिसके पास सारा ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट समझ रहे हैं? सारा ब्लूप्रिंट है, हम कह सकते हैं कच्चा चिट्ठा है उसके पास, कि कैसा लक्षण होगा, किस आकार का होगा, रंग कैसा होगा, बाल कैसे होंगे, घुंघराले होंगे, सीधे होंगे, काले होंगे, भूरे होंगे, स्किन का कलर कैसा होगा, आंखों का कलर कैसा होगा, हाइट कैसी होगी। ये सारी चीज़ें हमारे क्रोमोसोम्स में है, ठीक है बेटा। तो ये गुण जो पेरेंट्स से दूसरे संतानों को जा रहे हैं, पेरेंट्स से उनकी संतानों को जो गुण आगे जा रहे हैं, उन्हें हम आनुवांशिक गुण बुलाते हैं, ठीक है। उन्हें हम आनुवांशिक गुण बुलाते हैं। और ये आनुवांशिक गुणों का संदेश कौन लेके जाता है? क्रोमोसोम लेके जाते हैं। जब जनन होता है तो पेरेंट्स से, माता पिता से क्रोमोसोम्स बच्चों तक आते हैं। अब पेरेंट्स ने क्रोमोसोम्स आगे भेजे हैं तो पेरेंट्स के जैसे पेरेंट्स के अपने क्रोमोसोम हैं, यानी बच्चों को पेरेंट्स के ही तो क्रोमोसोम मिल रहे हैं। तो पेरेंट्स के क्रोमोसोम में जो जीन्स थे वही जीन्स बच्चों के पास आ जाते हैं, इसीलिए संतान माता पिता जैसी होती हैं। आई बात समझ? चलिए देखिए आगे बात करते हैं। कोशिका के केंद्रक के डीएनए में, कोशिका में जो केंद्रक होता है, अगर ये कोशिका है, ये केंद्रक है, तो केंद्रक के अंदर होता है डीएनए। कोशिका के केंद्रक के डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना निहित होती है। अब ये जो डीएनए है, डीएनए के पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि किस तरह से प्रोटीन बनाया जाएगा, कौन सा प्रोटीन बनाया जाएगा, जिसकी आवश्यकता है वो सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो केंद्रक के पास ये सारी इन्फॉर्मेशन है डीएनए में। इस संदेश के भिन्न होने की अवस्था में बनने वाली प्रोटीन भी भिन्न होती है। अगर संदेश अलग आ रहा है, यानी कि अलग अलग तरह का प्रोटीन बनाया जाएगा। एक संदेश आया, देखिए जीन्स में ही इंफॉर्मेशन होती है कि कौन सा प्रोटीन बनेगा। ये तो अगर एक जीन आया उसका मतलब होगा एक प्रकार का प्रोटीन बनेगा, दूसरी तरह का जीन आ रहा है तो इसका मतलब दूसरे प्रकार का प्रोटीन बनेगा। विभिन्न प्रोटीन के कारण अंततः शारीरिक अभिकल्प में भी विविधता होती है। तो अलग अलग तरह के प्रोटीन बनते हैं और हर किसी की बॉडी में सेम तरह के प्रोटीन बराबर मात्रा में नहीं बनते हैं। जैसे अगर हम रंग की बात कर लेते हैं तो जो पिगमेंट्स बनते हैं जो हमको रंग देते हैं, तो किसी के शरीर में वो ज़्यादा है, किसी के शरीर में कम है। तो किसी की स्किन ज़्यादा ब्राइट है, किसी की स्किन कम ब्राइट है, या किसी की स्किन में थोड़ा डार्कनेस होती है। ये सारा मेलानिन की वजह से होता है। और मेलानिन बनेगा कितना बनेगा ये सब कौन डिसाइड करता है? हमारे जीन्स ही डिसाइड करते हैं, ठीक है बेटा। तो कैसा प्रोटीन बनेगा ये कौन बताएगा? जीन्स बता रहे हैं, डीएनए बता रहा है कि ये वाला जीन उपस्थित है, यानी ये वाला जीन बता रहा है कि ये वाला पिगमेंट बनना चाहिए या ये वाला प्रोटीन बनना चाहिए। अब वो प्रोटीन कई तरह के काम करवा सकता है, अलग अलग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग तरह के प्रोटीन होते हैं। अतः जनन की मूल घटना डीएनए की प्रतिकृति बनाता है और संतति इसे वंशानुगत करती है। आई बात समझ? जनन की जो मूल घटना है वो डीएनए की प्रतिकृति बना देता है। तो जो जनन हो रहा है उसमें जो डीएनए है हमारा, उसकी पहले कॉपी बनाई जाती है। पेरेंट्स के पास जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जो डीएनए होता है, क्रोमोसोम और डीएनए को आप एक ही समझ सकते हैं, क्योंकि जो डीएनए है वो क्रोमोसोम सारा जब लिपटा हुआ रहता है तो वो डीएनए है हमारा, ठीक है। डीएनए के पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है, सारा ब्लूप्रिंट होता है। अब वो जब खास तरीके से एडजस्ट करता है खुद को, एक विशिष्ट आकार ले लेता है, तो हम उसको क्रोमोसोम बुलाते हैं। तो जब
कोई जीव अपनी संतान उत्पन्न कर रहा होता है तो वो युग्मक बनाते हैं, और युग्मक बनते समय जो कोशिकाएं हैं उनमें जो डीएनए था उस डीएनए को डबल किया जाता है। फिर क्या होता है, एक जो डबल पोर्शन है, जो कॉपी है, देखिए ये रहा, ये क्रोमोसोम था, क्रोमोसोम की कॉपी बनी। अब यहाँ से क्या होगा, ये जो क्रोमोसोम है यहाँ से अलग हो जाएगा। ये दोनों पार्ट कुछ इस तरह से आगे चले जाएंगे युग्मक में, और ये चला जाएगा दूसरे युग्मक में। 2 युग्मक बने, 2 गैमीट्स बने, तो दोनों युग्मक में जो ये गैमीट्स हैं, ये जो हमारे क्रोमोसोम है, ये हाफ नंबर में आगे जाएगा, आधी मात्रा में। ठीक है, अगर पेरेंट के पास ये डबल था तो संतान के पास सिंगल ही जाएगा, डबल नहीं जाएगा। वो क्यों, देखिए, जैसे पेरेंट्स, एक पिता से मान लीजिए ये गैमीट आया, ठीक है, तो एक माता से भी आएगा सेम लक्षण के लिए। जब दोनों मिल जाएंगे तो दोनों मिल के डबल हो जाएंगे ना। अगर हम इनको शुरू में ही डबल डबल ले लेते तो संतान में दुगनी मात्रा में क्रोमोसोम उपस्थित हो जाते। अगर मनुष्य के शरीर में 46 क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम यानी कि 23 जोड़े, 23 पेयर होते हैं। अगर 23 पेयर फादर से मिल जाए, 23 पेयर ही मदर से भी मिल जाए, तो क्या होगा, तो जो बच्चा है उसके पास 23 × 2 यानी कि 46 पेयर हो जाएंगे। 46 पेयर हो जाने का मतलब, अगर आप क्रोमोसोम्स देखेंगे तो क्रोमोसोम्स कितने हो गए, मल्टीप्लाइड बाय 2, यानी कि कितना हो गया, 92 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, है ना, 92 क्रोमोसोम्स। और जब 92 क्रोमोसोम्स का कोई जीव बनेगा तो वो बहुत विशालकाय होगा, उसकी हर चीज़ मनुष्य से ज़्यादा बड़ी होगी, ज़्यादा होगी, तो वो हमारे जैसा नहीं दिखेगा, वो राक्षस जैसा दिखेगा, है ना। तो लेकिन मनुष्य क्या चाहता है, वो तो अपनी स्पीशीज, अपनी संतान उत्पन्न करना चाहता है जो उसके जैसी हो। तो ऐसा करने से तो ये नहीं हुआ, इसीलिए जब जनन होता है तो जो क्रोमोसोम है वो आधे आधे बट जाते हैं। युग्मक में आधा ही क्रोमोसोम आगे जाता है, आधा, हर तरह के क्रोमोसोम का आधा भाग जाता है। आधा भाग पिता से आया, आधा भाग माता से आया, हो गया पूरा। और संतान को मिल जाते हैं 46, 23 क्रोमोसोम माँ ने दिए, 23 क्रोमोसोम पिता ने दिए, कितने हो गए, 23 कितने हो गए, 46, यानी कि 23 जोड़े हो गए। अब आई बात समझ। देखिए आगे क्या है, आगे दिया गया है हमको, तो डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण की सूचना होती है। इस संदेश के भिन्न होने की अवस्था में बनने वाला प्रोटीन भी भिन्न होगा, और इस तरह से विविधता देखी जाती है जीवों के शरीर में। अतः जनन की मूल घटना डीएनए की प्रतिकृति बनाता है, और संतति इसे वंशानुगत करती है, और संतति उसको प्राप्त कर लेती है वंशानुगत तरीके से, यानी कि आनुवांशिक ढंग से। डीएनए की प्रतिकृति बनाने की प्रक्रिया में कुछ विभिन्नता आती है जो जैव विकास का आधार होती है। यदि डीएनए की प्रतिकृति जो बन रही है, मान लीजिए ये क्रोमोसोम था, जब ये दोनों क्रोमोसोम्स अलग हो रहे थे तो ये क्रोमोसोम एक आधा ही गया, दूसरा वाला क्रोमोसोम कुछ और भाग ले गया पहले वाले का, तो देखिए ये बढ़ गया, ये कम हो गया, तो ये वाले जीन्स गायब हो गए, है ना। इस क्रोमोसोम के तो ये वाले जीन्स गायब हो गए, और दूसरे क्रोमोसोम के पास ये वाले जीन्स ज़्यादा आ गए। अब क्या होगा, अब अगर युग्मक बनेंगे, अगर ये वाला क्रोमोसोम चला गया तो जो संतान होगी उसमें कुछ जीन्स नहीं होंगे, यानी कि कुछ भाग के लिए कुछ लक्षण कम होंगे। ये जीन चला जाएगा तो उसमें कुछ लक्षण बड़े हुए होंगे। तो इस तरह से क्या होता है, अगर ऐसा कुछ हो जाए, डीएनए की कॉपी प्रतिकृति बनते समय अगर इस तरह की कभी कुछ गड़बड़ियाँ हो जाती हैं, होती हैं ये गड़बड़ियाँ, अगर इस तरह की कोई गड़बड़ियाँ हो जाती हैं तो इससे क्या होगा, जो जीव है वो कुछ बदला हुआ सा नज़र आएगा, बिल्कुल मनुष्य जैसा, हम जैसा, जैसे हम हैं बिल्कुल ठीक वैसा नहीं ना होके थोड़ा सा बदला हुआ होगा, है ना। कोई भाग कम हो सकता है, कोई भाग ज़्यादा हो सकता है। इसी तरह कभी कभी क्या होता है, जो जीन्स है
वो अपने आप को कुछ दूसरे ढंग से अरेंज कर लेते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं, ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो उस तरह से जो जीन था उसका मैसेज बदल जाता है, यानी उस जीन का कुछ अलग ही मतलब होगा। तो वो कुछ खास लक्षण को जन्म भी दे सकता है। और वही वाला क्रोमोसोम अगर आगे चला गया, जो कुछ खास जीन ले रहा है, अलग लक्षण के लिए जीन को बियर कर रहा है, वो जीन मिल जाएगा, तो वो जिस संतान को जन्म देगा वो अलग हो सकती है ना। फिर बहुत सालों तक ये इसी तरह का लक्षण आगे जा रहा है, और फिर अचानक कई सालों बाद इसमें भी बदलाव हो जाए, कुछ और नया सा निकल के आ जाए, और फिर ये भी कई सालों तक ऐसे ही आगे बढ़ता रहे, ऐसे ही अपने जैसे संतान उत्पन्न करे, और कुछ सालों बाद इसमें भी कुछ फर्क आ जाए। तो हम देख रहे हैं जीव पहले कैसा था, ओवल था, फिर थोड़ा थोड़ा राउंड हुआ, फिर सेमी सर्कल, है ना, आधा सर्कल जैसे, और अब देखिए स्क्वायर सा बन गया है, अंतर आ गया। तो ये सडन नहीं हुआ ना, एकदम से नहीं हुआ, बहुत धीरे 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 हुआ। तो ये सारे जो बदलाव आ रहे हैं ना जीन्स में, जब वो इकट्ठे होते चले जाते हैं तो वो कुछ नई स्पीशीज को जन्म दे देते हैं, और इसी को हम जैव विकास बुलाते हैं। ये जैव विकास हुआ ना, जीवों में विकास देखा हमने, कुछ नया से निकल के आ गया, विकास हुआ। ठीक है, अब ये जो विकास हुआ ये कई बार महत्वपूर्ण भी होता है। ये हम आगे देखेंगे किस तरह से महत्वपूर्ण होता है। ये विकास जो हुआ ये महत्वपूर्ण हो सकता है, कई बार नुकसानदायक भी होता है, कई बार फायदेमंद भी होता है। नुकसानदायक होता है तो वो जीव आगे जी नहीं पाता, महत्व अगर फायदेमंद रहता है तो वो उस जीव को जीने में बहुत सहायता करता है। देखिए आगे बात करते हैं। है ना, तो अभी मुझे लग रहा है बेटा वीडियो लंबा हो रहा है, तो हम वीडियो को शॉर्ट लेके चलेंगे। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। एक लास्ट लाइन को और डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस वीडियो को यहीं पे एंड करके मैं पार्ट 2 बनाती हूँ। ठीक है बच्चे, देखिए आगे आगे हम बात करते हैं। संतति कोशिकाएं समान होते हुए भी किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न होती हैं। जनन में होने वाली ये विभिन्नताएं जैव विकास का आधार होती है। अब देखिए, संतति जो कोशिका बन रही है, माता कोशिका ने जो नई संतति कोशिका को जन्म दिया, वो बिल्कुल समान दिखने में, स्ट्रक्चर में, आकार में समान होते हुए भी उसमें थोड़ी ना थोड़ी भिन्नताएं होती हैं। तो इसमें भिन्नता आई, अब जब इसकी संतान होगी उसमें और भिन्नता आएगी, आगे जाके और भिन्नताएं देखने को मिलेंगी, है ना। डीएनए लेवल पर तो चेंजेस हो जाएंगे ना, जीन्स लेवल पर, तो उनसे होते 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 एक बहुत काफ़ी समय बाद देखेंगे, बहुत आगे की जनरेशन में देखेंगे तो हमको काफ़ी चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो ये जो चेंजेस आए, इन्हीं की वजह से तो विभिन्नताएं इकट्ठी होती गई, बढ़ती गई आगे। और जैसे ये फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फर्स्ट और फिफ्थ जनरेशन में हमको बड़ा चेंज देखने को मिलेगा, और इसी चेंज से एक कुछ नया सा जीव उभर कर सामने आ चुका है। इसी को हम बोलते हैं जैव विकास, और यही है जैव विकास का आधार। क्या है आधार? डीएनए लेवल पर बदलाव हो जाना, चेंजेस आ जाना। ठीक है, अगर ये नहीं होगा तो सारे जीव एक जैसे ही नज़र आएंगे। सबका डीएनए अगर सेम होगा तो कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा, मुझ में, आप में, किसी और में, आपकी माता में, पिता में, सब एक जैसे दिखते। अगर सबका डीएनए बिल्कुल समान होता तो ये भी तो होना ज़रूरी है ना, डीएनए लेवल पर चेंजेस, थोड़ी विभिन्नताएं होना आवश्यक है, वरना सब एक जैसे दिखते। आप समझ सकते हैं जब दो जुड़वा भाई बहन होते हैं तो जो बाहर के लोग होते हैं, जो उनके घर से अलग हैं, उनके लिए मुश्किल हो जाता है दोनों को पहचान पाना। लेकिन अगर दुनिया में सारे ही लोग एक जैसे हो जाएं, वो कब हो सकता है? जब सबका डीएनए सेम हो। अगर दुनिया में सारे ही लोग एक जैसे हो जाएं तब कितना मुश्किल हो जाएगा किसी को पहचान पाना, बहुत मुश्किल होगा, है ना। तो आवश्यक है विभिन्नताओं का होना, विभिन्नताओं का होना आवश्यक है, यही जैव विकास का आधार भी है। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये वीडियो समझ आया है। आप इस वीडियो को देखिए ढंग से, ध्यान से। कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आगे का टॉपिक मैं कवर करूँगी, आगे का चैप्टर, आगे की वर्कशीट का पार्ट मैं कवर करूँगी पार्ट 2 में। तो आपका कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। पार्ट 2 थोड़ी ही देर में आपको अवेलेबल हो जाएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय एंड टेक केयर।